तो दोस्तों, नो फालतू का ज्ञान, ओनली रैंक लाने का गेम प्लान। नो फालतू का ज्ञान, ओनली रैंक लाने का गेम प्लान। तो सर बताओ ना सर, रैंक का मैथ क्या होता है, ये रैंक आती कैसे है? तो बेटा जी देखिए, जिनको भी रैंक लानी है उन्हें पहले रैंक का मैथ क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर। तो सर रैंक कैसे आएगी? तो सर सबसे पहली चीज है 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, प्लस 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 प्लस। आपको याद रखना है कि कोई भी पेपर, कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक स्पॉट ना हो। मैं वापस बोलता हूं, कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक स्पॉट ना हो, क्योंकि अगर आप एक भी सब्जेक्ट में 45 से 50% मार्क्स पर अटके तो ये आपके एवरेज को गिरा देगा दोस्तों। और जहां एवरेज गिरा वहां रैंक गई। बोलो, जहां एवरेज गिरा और वहां रैंक गई। तो याद रखिए 60% प्लस एग्रीगेट, इस दोनों बातों को याद रखना है, समझना है। सर क्या कोई सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कोई बच्चा कहे सर मेरी एडवांस अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग है, सर मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत स्ट्रांग है, सर एफएम में मैं फोड़ के आ जाऊंगा, सर कॉस्टिंग में तो मैं आग लगा दूंगा। सर बहुत अच्छी बात है, लेकिन 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 लॉ में, एसएम में, ऑडिट में इनको आपको वीक एरिया नहीं बनने देना है। आपको इनके अंदर भी मिनिमम एग्जेंक्शन का तो टारगेट सेट करके चलना ही चलना है। जी सर, तो आपको रैंक का मैथ याद रखना है, 60% तो चाहिए ही चाहिए, प्लस एग्रीगेट। कोई भी सब्जेक्ट में 45-50 से नहीं स्कोर करना है, मिनिमम 60। ये आपका टारगेट है, मिनिमम मिनिमम। ज्यादा के लिए सोचे बहुत अच्छी बात है, कोई आपका वीक स्पॉट नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? बेटा रैंकर जो है वो किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ पास करने के लिए नहीं पढ़ते, वो सब्जेक्ट में मैक्सिमाइज करते। मैक्सिमाइज प्रिंसिपल पे खेलो, पासिंग प्रिंसिपल पे मत खेलो। एंड व्हेन आई से मैक्सिमाइज प्रिंसिपल, तो इसका मतलब है हमें हमारे मार्क्स को जहां तक संभव हो अपर साइड पे लेके जाना है। जहां तक पॉसिबल हो हमें हमारे मार्क्स को बढ़ाना है। जी सर, तो सर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे पेपर्स हैं, आप सबको पता है 30% पेपर हमारे यहां एमसीक्यू बेस होता है। और याद रखिएगा कि रैंकर्स का जो फेवरेट एरिया होगा, जो फेवरेट एरिया जहां वो बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, वो है हर सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू। क्योंकि बच्चों अगर एमसीक्यू, आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपने एक बार पूरा कोर्स कॉन्सेप्चुअली समझ के पूरा मॉड्यूल पढ़ रखा है, तो एक छोटे से रिवीजन के एफर्ट के साथ, थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इस 30% एमसीक्यू को अपना फोर्टे बना सकते हो, अपना स्ट्रांग पॉइंट बना सकते हो। तो अगर इधर 30 में से आप 20-25 मार्क्स लाते हो और उधर आप 40-50 मार्क्स स्कोर कर लेते हो, तो आपका रैंक का टारगेट पूरा हो गया दोस्तों। तो ये रैंक का मैथ आपको समझना पड़ेगा। अगर ये रैंक का मैथ समझ में आ गया तो अब हम शिफ्ट होते हैं हमारी डे बाय डे स्ट्रैटेजी की। सर ये जो लास्ट के 2 महीने हैं, ये जो लास्ट के 60 दिन हैं, इनको हम कैसे स्टेजेस में डिवाइड करें और कैसे अपनी पढ़ाई को प्लान करें? तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में अंत तक। यस दोस्तों, तो देखिए क्या है वो गेम प्लान जो कि रैंकर्स यूज करते हैं रैंक लाने के लिए। तो इन लास्ट के 2 महीनों को दोस्तों हम लोग 4 फेजेस में डिवाइड करेंगे।
जी सर, तो जो पहला फेज होगा वो आपके होंगे पहले 20 दिन। तो सर हमें पहले 20 दिन में क्या करना चाहिए जिससे कि हम रैंक लगा सकें? बहुत सिंपल है बेटा, आपको पहले 20 दिन में, आपको पता है आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। जी सर, तो अगर मैं ओवरऑल डिवाइड करूं तो 18 को डिवाइड बाय 3 करता हूं तो लगभग 6 आता है। दैट मीन्स आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, पूरा कॉन्सेप्चुअली रीड करने के लिए, रिवाइज करने के लिए 3 दिन का समय मिलेगा। 2 दिन एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे क्योंकि हो सकता है किसी भी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग सकता है। तो अगर मैं पकड़कर चलूं तो 3-3 दिन के अंदर आपको सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है और आपका पहला रिवीजन साइकिल जो है वो आपको पूरा करना रहेगा। जी सर, तो सर इस साइकिल में हम किस बातों का ध्यान रख सकते हैं? यस, तो मेरी तरफ से प्रो टिप दे रहा हूं दोस्तों, जो रैंकर्स यूज करते हैं दोस्तों। हाँ सर बताइए। तो 80-20 रूल, स्टार बना लेना सर इस पे। 80-20 रूल, तो आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि अगर मैं आईसीआई के ट्रेंड की बात करूं तो लगभग जो 80% प्रश्न आते हैं वो रिपीटेड ही आते हैं, कुछ नया नहीं आता। या तो सिर्फ वो कॉम्प्रिहेंड इस तरीके से कर देते, 4 क्वेश्चन मिला के 1 बना देते, बट टॉपिक मोटा मोटी वही रहते हैं जो आईसीआई पिछले 5 वर्षों में पूछ रहा है। तो 80% जो टॉपिक्स हैं वो रिपीटेड नेचर के होते हैं, और जो रिपीटेड नेचर के टॉपिक्स होते हैं, मेरा आपको कहना है कि उनको 0 डाउट लेवल तक ले जाओ। उनकी तैयारी दोस्तों ऐसी कर लो कि हमें पता है कि ये टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट है और यहां तक रिपीट मारता है आईसीआई, और मैंने सर उनको ऐसे कर लिया है कि अब तो मेरे मार्क्स वहां कटने का सवाल ही नहीं है, डन। और जो 20% नई चीजें आती है उनके लिए आपने एक बार रिवाइज कर ही लिया है और आगे हम रिवीजन करेंगे ही तो उसमें कवर हो ही जाएगा। दूसरा प्रो टिप, यस सर, कोशिश करें, ये वो काम होने वाला है दोस्तों जो कि हर रैंकर करता है। आप उन हजारों में से अगर 50 बनना चाहते हो बॉस, आपको समरी नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, मुझे नहीं पता, आपके हाथ से या फिर कोई बने हुए लाओ, मुझे नहीं पता, समरी नोट्स आपके पास होने चाहिए। सर समरी नोट्स का क्या मतलब? हर सब्जेक्ट मैक्सिमम 15 से 20 पेजेस में, हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, चलता है, पर इतने पेजेस होने चाहिए कि एग्जाम से एक दिन पहले हम पूरा कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में रिवाइज कर जाए। और आजकल तो फ्री का जमाना चल रहा है बेटा, बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगा, यूज कर लो, दिमाग लगाओ, यूज कर लो, बट समरी नोट्स आपके पास रेडी होना चाहिए अगर आपको रैंक लगानी है। तो पहले 20 दिन, पहला फेज, बिल्ड योर फाउंडेशन बिल्ड करो, कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ो, साथ साथ एमटीपी आरटीपी सिर्फ देखते रहो, कहां से सवाल आ रहे हैं, जहां से आ रहे हैं उन टॉपिक्स को 0 डाउट तक ले जाओ, समरी नोट्स प्रिपेयर कर लो, नहीं तो रेडी रख लो। उसके बाद चालू होता है आपका फेज नंबर 2। सर इस फेज नंबर 2 में हमें क्या करना है? सबसे पहला काम दोस्तों, सबसे पहला काम, रीडिंग बंद, सॉल्विंग चालू। याद रख लेना, अगला काम आपको क्या करना है? रीडिंग बंद, सॉल्विंग चालू। हो गई बहुत रीडिंग, अब आपको क्या करना है? वीकली मॉक टेस्ट देना है। तो उसके लिए एक बार और रिवीजन आपको मारना पड़ेगा, जल्दी से रिवीजन मारो, और बिल्कुल उसी एनवायरनमेंट में जैसे कि आप फाइनल एग्जाम देते हैं, उसी एनवायरनमेंट में मोबाइल बंद करके, टाइमर लगा के आप मॉक टेस्ट लिखिए। हाँ सर मॉक टेस्ट लिखने के बाद क्या करें? मॉक टेस्ट को प्रॉपरली इवैल्यूएट करिए, और इवैल्यूएट करने के बाद आपको लगेगा कि सर ये क्या कह रहे हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेजॉरिटी बच्चे यही गलती करते हैं और रैंक नहीं लगा पाते, क्योंकि वो मॉक टेस्ट तो दे देते हैं पर वो मॉक टेस्ट को प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं करते।
वो एरर लॉग मेंटेन नहीं करते, तो मैं कहता हूं एरर लॉग बनाइए, मेंटेन अ रिकॉर्ड फॉर एरर्स। लिखिए मैं कौन से क्लरिकल एरर्स करता हूं, कौन से कॉन्सेप्चुअल एरर्स मेरे से हो रहे हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, अगर ये आपके पास होगा तो लास्ट में आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जी सर, क्योंकि आपके पास लास्ट में इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप लास्ट मोमेंट पर भी एक मॉक लिख के आइए। जी सर। सर इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? देखिए जी, अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो अब थ्योरी बार बार मत पढ़ो, आपका फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग पर होना चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन सॉल्विंग पर थ्योरी को थोड़ी देर के लिए कम कर दो, फॉर्मूला शीट्स बना के अपनी दीवार पे चिपका दो। हाँ या ना? जी सर। सर थ्योरी सब्जेक्ट में क्या करें? वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव कर लो। रैंकर्स क्या करते हैं, हेडिंग क्या अलग से लिखते हैं, सेक्शन नंबर लिखकर आते हैं या नहीं आते, तो सेक्शन का लिस्ट क्या हमने लगा रखा है कि नहीं लगा रखा, इंपॉर्टेंट सेक्शंस का लिस्ट, इंपॉर्टेंट केसेस सारे एक साथ लगा के चिपका दो। वो काम करो जो कि आपके आंसर को अपलिफ्ट करे, अपस्केल करे, पॉलिश करे, मजबूर कर दे एग्जामिनर को कि यार इसे तो 5 में से 4.5 देने ही पड़ेंगे। तो वो तभी देगा जब आपका प्रेजेंटेशन उस लेवल का होगा। सो फॉर दैट यू नीड टू पॉलिश योरसेल्फ। तो यहां पर आपको बार बार पढ़ना नहीं है, अब आपको अपने प्रेजेंटेशन को पॉलिश करना है, उस लेवल तक ले जाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हेडिंग, सेक्शंस, केस स्टडी, इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट प्रोविजोस। अब आपको पता पड़ जाएगा सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स से कहां से पढ़ता है। तो ये सब चीजें रेडी रखो, रेडी रखो। जी सर। इसके बाद हम आते हैं फेज 3 में, और ये जो फेज है ये है एग्जाम से लगभग 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। जी सर। तो सर यहां हमें क्या करना है? कुछ नया नहीं पढ़ना, हो गई बात पढ़ाई, एक बार पढ़ लिया, मॉक टेस्ट दे लिया, नया पढ़ना बंद कर दो। सिर्फ आपने जो कॉम्पैक्ट और समरी नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करो। जी सर। और क्या करें सर? दूसरी बात, सब्जेक्ट रोटेशन डेली पढ़ना है, सब्जेक्ट रोटेशन डेली पढ़ना है, और दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन पढ़ना है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। तो डेली 2 सब्जेक्ट उठाओ, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, सब्जेक्ट को रोटेट करो। इस टाइम पीरियड में प्लीज 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 गो फॉर अमेंडमेंट एंड आरटीपीस। दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर अमेंडमेंट एंड आरटीपीस। अमेंडमेंट पढ़िए, आरटीपीस पढ़िए, क्योंकि आरटीपीस और अमेंडमेंट से भी बहुत सारा कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है। जी सर। और कोई नया मॉक टेस्ट मत दीजिएगा, दे चुके आप मॉक टेस्ट। तो सर अब क्या करें? बेटा अब उन मॉक टेस्ट को देखो, सिर्फ रिवाइज करो, मॉक टेस्ट को रिवाइज सर। जी बिल्कुल, क्योंकि अब आपके पास मॉक टेस्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, आपको सिर्फ समरी नोट्स रिवाइज करने हैं, रोटेशन बेसिस पर सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहना है, डेली 2 सब्जेक्ट, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, चलने दो इसको दोस्तों। हाँ सर, अमेंडमेंट, आरटीबी, मॉक टेस्ट जो पुराने कर रखे, जब भी थोड़ा सा बोर हुए मॉक टेस्ट खोल के देख लिया, इसमें मैंने ये गलती की थी, अच्छा इस क्वेश्चन में ये था, हाँ या ना? यस सर। सर आखिरी के 5 दिन क्या करें सर? आखिरी के 5 दिन टेक अ डीप ब्रेथ, फुल फोकस ऑन फॉर्मूला शीट्स, समरी नोट्स। अब समझ में आया यहां जो आपने समरी बनाई थी ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है? जी सर। और सर आपको मैक्सिमम 2 से 3 घंटा हर सब्जेक्ट को देना है। तो आखिरी के 5 दिन में आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा एक, अब ऐसा मत कर देना एक एडवांस अकाउंट, नहीं नहीं बेटा, हर सब्जेक्ट 2-2, 3-3 घंटे चल रहा है, और रेस्ट पर भी पूरा ध्यान देना दोस्तों। तो अगर हम आपसे बात करें तो ये आपका वो स्टेप है जो आपको फॉलो करना है रैंक लगाने के लिए।
दोस्तों ये वो सिस्टम है, मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, अगर इस सिस्टम को फॉलो किया तो देखो लॉजिक देखना बेटा, यहां आपका कोर्स हो गया, कोर्स एक बार आपने क्लासेस में भी किया है, पढ़ा भी है, एक बार यहां हो गया, फिर एक बार जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो ये रिवीजन 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद ये रिवीजन 2 हो जाएगा, ये रिवीजन 3 हो जाएगा। अरे सर 3 रिवीजन, एक बार कोर्स, मॉक टेस्ट, कॉम्पैक्ट नोट, समरी नोट, ये सब करके चले गए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, फॉर्मूला शीट सब लगा हुआ है, अगर ये सब करके चले गए तो बेटा भगवान भी मजबूर हो जाएगा कि इस बच्चे को तो मुझे रैंक देनी चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे सीए में केवल एक ही चीज मैटर करती है, वो है एफर्ट, नॉट एक्सक्यूज। तो अगर आप भी रैंक लाना चाहते हैं तो एक्सक्यूज को बंद करिए, और प्लान मैंने आपको शेयर कर दिया है, फुल प्रूफ प्लान है, श्योर सक्सेस, आप रैंक लगाएंगे। अगर आप इस प्लान के साथ पढ़ाई करेंगे तो सीए सितंबर 2026 में आपको रैंक लाने के से कोई नहीं रोक सकता। तो बेटा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, अच्छे से पढ़ो, हैप्पी लर्निंग। और कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी ऐसा टॉपिक लगता है कि सर हम यहां फंस चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट में बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आकर। और इसी के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, सामरिया क्लासेस को फॉलो करते रहिए। दिस इज योर लॉ मेंटर वीपीएस साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।